हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के गद्य खंड से एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे, जो कि आपका गद्य खंड से लिया गया है और बाल गोविंद भगत इस चैप्टर का नाम है। और आइए इस चैप्टर को जानने से पहले इस चैप्टर के जो लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इनके बारे में, इनका जीवन परिचय हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ये लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म है वो बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। तो इनके जो माता पिता थे उनका जो निधन है, उनकी जो मृत्यु है वो बचपन में ही हो गई थी। और बिना माता पिता के किसी का भी जो जीवन है वो कठिन हो जाता है, उसका जो बचपन है वो कठिन हो जाता है, संघर्षों के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसे ही राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन भी हो गया था, उनका बचपन भी ऐसा ही कुछ था। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए थे। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान यानी कि उनकी जो मृत्यु है तो 1968 में हुआ। ठीक है, तो देखिए 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की जो रचनाएं हैं, उनकी जो पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो उसमें छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक यानी कि जो हर रोज की जो वो पत्रिकाएं होती हैं, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें कुछ यहाँ पर प्रमुख लिखे हुए हैं, जिसमें आपका तरुण भारत हो गया, किसान मित्र हो गया, बालक हो गया, युवक हो गया, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। तो कुछ यहाँ पर इनकी संपादन, पत्र पत्रिकाओं का संपादन इन्होंने किया, जिनमें से आपको यहाँ पर कुछ दिए गए हैं। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विभिन्न विधाओं में उनकी लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी जो रचना है, रचना यात्रा की महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसमें पतितों के देश में उपन्यास, ये आपकी जो इनके लेख हैं ये जो है उपन्यास विधा में लिखी गई है। पिता के फूल ये कहानी है, और अम्बपाली ये नाटक है। माटी की मूर्तें ये इनके रेखा चित्र हैं, और पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण है। आदि इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्य की चिंता और इतिहास की युगानुरूप जो है व्याख्या है, युगानुरूप जो है इनकी व्याख्या की गई है। मनुष्यता की चिंता और इतिहास की जो है यहाँ पर व्याख्या की गई है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा गया। ठीक है, इनको क्या कहा जाता था? कलम का जादूगर। ठीक है, तो ये लेखक का कुछ जीवन परिचय। अब देखिए यहाँ पर जो बाल गोविंद भगत है, ये एक रेखा चित्र विधा में के माध्यम से लेखक ने क्या कुछ इस चैप्टर में, इस गद्य खंड में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि बाल गोविंद भगत चित्र रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है। यानी कि जो बाल गोविंद भगत हैं ये एक चरित्र है, यानी कि किसी जो आपके मनुष्य हैं या जो आपका एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व का यहाँ पर इन्होंने चित्रण किया है। बाल गोविंद का जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र है, उनका यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया है, उसको जो है उजागर किया है। जो मनुष्यता, ठीक है, जो कि मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता है। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। हालांकि जो बाल गोविंद भगत थे वो पर्टिकुलर कोई सन्यासी नहीं थे, लेकिन उनके जो अंदर जो लक्षण थे वो सन्यासियों की तरह थे।
सन्यासी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बाहर से वेशभूषा पहन ली है लेकिन आपके अंदर सन्यासी का गुण नहीं है, तो उसको सन्यासी नहीं कहा जाता है। बाल गोविंद भगत जो हैं वो जो हैं किसी सन्यासी वेश में तो नहीं थे, वो गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन उनके अंदर का चरित्र था वो सन्यासियों की तरह लेखक को लगता है। तो कहते हैं कि बाल गोविंद भगत जो हैं इन्हीं आधार पर, किन पर, उनके अंदर जो मनुष्यता थी, जो लोक संस्कृति थी, जो सामूहिक चेतना का वो प्रतीक है, ठीक है, और उनके जो है इन्हीं लक्षणों से उनको क्या लगते थे, वो सन्यासी लगते थे। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस पाठ में क्या क्या दिया गया है, तो जो हमारी सामाजिक रूढ़ियां हैं उन पर भी ये पाठ जो है क्या करता है, प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस जो आपके पास जो चैप्टर है, जो बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की जो सजीव झांकी देखने को मिलती है कि क्या कुछ जो है ग्रामीण जीवन में होता है। तो अब आते हैं अपने चैप्टर पर। ये था आपका एक छोटा सा सारांश कह सकते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और साथ में हमने यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय देखा। तो देखिए बाल गोविंद भगत, अब हम पहला जो पैराग्राफ है इसमें उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की उनकी वेशभूषा है, कैसे वो हैं। तो बाल गोविंद भगत एक चरित्र है, एक व्यक्ति हैं, और उन व्यक्ति का नाम है बाल गोविंद भगत, जिनसे प्रभावित होकर लेखक ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने ये जो है चैप्टर यहाँ पर लिखा है। और ये चैप्टर हमें क्या क्या शिक्षाएं देता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए, लंबी दाढ़ी। तो इनके बारे में बताया गया है, इनका कैसा इनका कद था। तो कैसे थे वो, मंझले कद के, यानी कि जो मध्यम कद के, ठीक है, ना ज्यादा लंबे और ना ज्यादा छोटे। तो यहाँ पर मंझोले मध्यम कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे, बाल पक गए हैं। अब कब की बात कर रहे हैं लेखक, जब लगभग वो 60 के ऊपर ही होंगे। एक्यूरेट उनको नहीं पता है लेकिन वो अंदाजा लगा रहे हैं। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते हैं, लेकिन तू हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता है। यानी कि अब उनकी एज शायद जो है 60 साल से ऊपर की हो गई होगी, बहुत लंबी उनकी दाढ़ी नहीं रहती है, कोई जटाजूट नहीं रखते हैं, लेकिन उनके मुंह पर जो दाढ़ी आती है वो भी जो है लगभग हमेशा सफेद ही रहती है। यानी कि उनकी उम्र जो है 60 से ऊपर ही हो चुकी थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते हैं। अब इनके बारे में कहते हैं कि कपड़े बहुत कम पहनते हैं, कमर में एक लंगोटी मात और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते हैं। जब जाड़ा आता है यानी कि जो ठंडी का मौसम आता है, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते हैं, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। तो इनके मस्तक पर, जिस प्रकार से साधुओं की मस्तक पर जो है हमेशा चंदन लगा रहता है, ऐसे ही जो आपके बाल गोविंद भगत हैं उनके मस्तक पर भी हमेशा क्या रहता है, रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता है, ठीक है, और गले में तुलसी की जड़ों की जो है एक बेडोल माला बांधे रहते हैं। तो इनके मस्तक पर जो है हमेशा रामानंदी चंदन रहता है, और इनके गले में हमेशा क्या रहती है, तुलसी की माला, तुलसी की जड़ों की जो है एक बेडोल माला रहते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब जो यहाँ पर ऊपर यानी कि जो ये पैराग्राफ में जो इनका जो रूप के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार की उनकी जो है वेशभूषा थी, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे और क्या उनकी जो है वेशभूषा थी, तो इससे ऐसा नहीं लगता है, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। तो वो कैसे थे, बिल्कुल गृहस्थ थे, क्योंकि जो इनकी वेशभूषा है एक गृहस्थी की ही वो वेशभूषा है। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनकी जो पत्नी है उनकी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू
को तो मैंने देखा था। पतोहू यहाँ बहू को कहा गया है, बेटे की बहू। तो क्या कहते हैं कि उनकी गृहिणी यानी कि उनकी जो पत्नी है, उनकी तो यहाँ लेखक को याद नहीं है कि उनकी गृहिणी कैसी थी और किस प्रकार उनको देखा नहीं था, लेकिन उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, उनकी जो है थोड़ी खेती बाड़ी भी थी और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किसका? बाल गोविंद भगत का। यहाँ लेखक कहते हैं कि ये जो है एक गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन जीने वाले थे, लेकिन इनको ऐसा क्यों लगा कि वो साधु की तरह जो है, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं वो साधु के समान हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अब यहाँ क्या कहते हैं लेखक कि खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी यानी कि गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत जो है साधु थे। ठीक है, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। यहाँ लेखक ने क्या कहा कि जो बाल गोविंद भगत हैं वे जो हैं गृहस्थी होते हुए भी, खेती बाड़ी करते हुए भी वो जो है क्या कहते थे, वो साधु थे। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वे कबीर को जो है साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों और उन्हीं के आदेशों पर वो चलते थे। क्या आदेशों पर चलते थे? कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। अब ये जो दो टूक बात है, यानी कि आपको कोई बात कहनी है, कई बार हम क्या करते हैं सीधे बोलने में हमें हिचकिचाहट होती है। क्यों? कि अगला बंदा कहीं बुरा ना मान जाए, है ना? तो हम फिर बातों को घुमा फिरा कर कहते थे, लेकिन बाल गोविंद ऐसे नहीं थे। वो जो है सीधी बात किया करते थे। ठीक है, जैसा कि एक साधु करता है। ठीक है, ना किसी से वो खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते और ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को जो है कुतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज जो है साहब की थी। यहाँ साहब किसको कहा गया है? साधु या कबीर को कहा गया। ठीक है, जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। अब देखिए, जो उनके घर से 4 कोस वहां पर उनके गांव में जो है कोई साहब थे, तो वो जो है क्या करते थे, जो भी वो अपनी खेती बाड़ी में क्या करते थे, उसकी जो पैदावार होती थी उनको सीधे पहले वो कहाँ साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, यानी कि साहब यहाँ पर किसको कहा गया है? कबीर को। अब कबीर का वहां पर क्या था? मठ यानी कि मंदिर था। ठीक है, तो वो जो भी पैदा करते थे, जो भी उनके खेती में पैदावार होती थी, जो भी उनकी फसलें होती थी, वो उस सब को कहाँ लेके जाते थे? कबीर के दरबार में, कबीर के मंदिर में, मठ में ले जाया करते थे, जो कि लगभग उनके घर से 4 कोस दूर था। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब, यहाँ पर वह दरबार में भेंट रूप जो है रख लिया, जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर जो है चलाते थे। तो वो क्या करते थे, जो भी उनकी पैदावार होती थी उसको साहब के दरबार में, मठ में ले जाया करते थे और वहां से जो भी प्रसाद रूप में मिलता था उससे अपना गुजारा किया करते थे। अब आगे देखिए, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि किस प्रकार का उनका चरित्र और व्यक्तित्व था, इसको देखकर मैं जो हूँ मुग्ध यानी कि उनकी तरफ आकर्षित था कि कैसा जो है, अब हम सब कुछ कमा करके किसी मठ में जाकर उसे भेंट चढ़ा दें और प्रसाद स्वरूप जो हमें मिले उसी से हम अपना गुजारा करें, तो ये तो एक साधु का ही
क्या है, व्यवहार है। एक साधु ही ऐसा कर सकता है, नहीं तो गृहस्थियों को तो लोभ होता है, लालच होता है कि मैं अपनी चीजों को और ज्यादा जो है अंदर समेट कर रखूं। अपनी चीजों को हम किसी मठ में इस प्रकार से नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ लेखक ने क्या कहा है कि इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उसके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा। किस पर मुग्ध थे वे? एक तो उनकी जो ये हरकतें थी, जो वे काम किया करते थे इस पर, और साथ में उनके मधुर गान पर, जो वो गाना गाया करते थे, मधुर गाना गाया करते थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद, जो कबीर के सीधे साधे पद थे, उनके जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। यानी कि कबीर के जो पद हैं उनको बाल गोविंद जो जो आपके भगत हैं, वो जो हैं बहुत ही सुरीले ढंग से उसको गाया करते थे। ऐसा लगता था मानो कबीर के जो वो पद हैं वो सजीव हो गए हैं। तो इतने सुंदर तरीके से वो जो है कबीर के पदों को गाया करते थे। अब है आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ कहा जाएगा जुलाई अगस्त के महीने को। तो आषाढ़ जो बारिश का मौसम होता है उसको आषाढ़ कहा जाता है। ठीक है। तो आषाढ़ की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं और कहीं रोपनी हो रही है। तो उस समय जो है धान की पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा है, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है, यानी कि हवाई चल रही है ठंडी ठंडी। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर रही है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में जो है रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को जो है पंक्तिबद्ध खेतों में बिठा रही है। उनकी जो है कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। यानी कि जब वो वहां पर रोपाई कर रहे थे किसकी, धान की खेत की, तो वो इतना सुंदर गा रहे थे जैसे मानो जो है उसकी ध्वनि को, स्वर को सुनकर जैसे कि वो जो है ऐसा प्रतीत हो रहा था, इतने जो है जैसे कि स्वर्ग की ओर जो है वो उन स्वरों को जो है भेज रहे हों और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ जो है कांप रहे हैं ठंड से। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू। तो उनके संगीत को सुनकर जो है सभी जो है मंत्रमुग्ध जो है हो जाते हैं। ठीक है। भादों की वह अंधेरी अधरातियां अभी थोड़ी ही देर पहले। अब देखो भादो आता है अगस्त और सितंबर में। ठीक है। अब आगे देखिए, पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टरटर, दादुर यहाँ मेंढक को कहा जाता है, दादुरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी जो है खजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है और उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात जो है कौद उठने वाली बिजली की तरफ किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। तेरी गठरी में लाया चोर मुसाफिर, जाग जरा। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, जाग जरा।
कार्तिक आया और इसके बाद कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की जो है प्रभातियां जो है शुरू हुई, जो फाल्गुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका जो है संगीत मुझे पोखरे पर ले आया। तो लेखक क्या कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही देर में उठने वाला हूँ, देर तक सोने वाला हूँ। तो यहाँ कहते हैं कि न जाने किस वक्त जग कर जो है कौन बाल गोविंद नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, जो कि गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, यानी वहां गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। यहाँ लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत जो है किटकिटाने वाली भोर में, माघ का महीना जो आजकल चल रहा है, तो ये जो है आपका जनवरी मिड से लेके और फरवरी मिड तक रहता है, तो इस समय भी ठंड रहती है काफी। तो कहते हैं कि माघ की दांत किटकिटाने वाली भोर यानी कि सुबह में भी उसका संगीत मुझे जो है पोखरे पर ले गया था, यानी कि उसका संगीत सुनकर मैं जो हूँ, जबकि मैं देर तक सोने वाला था, लेकिन उस संगीत की तरफ मैं आकर्षित होकर कहाँ चला गया, पोखरी पर ले गया। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, हाँ पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब जो है कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक पुष्प की चटाई पर पूरब मुख मुंह और काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी जो खजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां जो है खजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उसके मस्तक के जो श्रम बिंदु हैं जब तक चमक ही पड़ते, ठीक है, तब तक जो है जब तब जो है चमक ही पड़ती। गर्मियों में उसकी जो है संध्या तो यहाँ एक शब्द आया है खजड़ी, इसका मतलब होता है ढपली के ढंग का, परंतु आकार में उससे एक छोटा जो है वाद्य यंत्र होता है जिसको बजा करके वो क्या करते थे, गाना गाया करते थे। ठीक है, आगे पीछे उसमें जो आपका चैप्टर है उसमें इसका अर्थ भी लिखा है। तो ये एक वाद्य यंत्र है खजड़ी, जिसको बजा करके जो बाल गोविंद भगत हैं वो गाना गाया करते थे। अब आता है गर्मियों का मौसम। गर्मियों में उसकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, यानी कि गर्मियों की जो शाम होती है वो उमस भरी होती है, लेकिन बाल गोविंद भगत जो है उसको शीतल कर देते थे अपने गानों से, अपने संगीत से। ठीक है, आगे कहते हैं अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, यानी कि गांव में जो उनके कुछ दोस्त सखा या प्रेमी हैं वो जो है वहां पर जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, यानी कि वो इस प्रकार से संगीत को गाया करते थे और उनके साथ जो वहां पर उनसे प्रेम करने वाली जो मंडली है, यानी कि जो संगीत के प्रेमी हैं, वो भी वहां पर जुट जाते थे। अब कहते हैं कि एक लाइन जो है वो कहा करते थे, बोला करते थे और साथ में उनकी जो प्रेम मंडली है उसे वो दोहराती, तिहराती थी। ठीक है,
धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। तो वो जो है आपस में गाया करते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते और धीरे धीरे मन तन पर जो है हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथ ही उनके तन और मन जो है नृत्यशील हो रहे उठे हैं। सारा आंगन जो है नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। तो इस प्रकार का माहौल जो है किसने बनाया था? बाल गोविंद भगत ने बनाया था। तो साल में जितने भी महीने आते हैं, चाहे वो बरसात का है, चाहे वो सर्दी का है, गर्मी का है, तो उनके लिए हमेशा जो है वो जो जिन संगीत को वो गाया करते थे, वो जो है इतने प्रेमी थे संगीत के, तो उनके लिए जो है हमेशा एक जैसा माहौल बना रहता था। तो यहाँ पर अब गर्मियों के मौसम में जो है शाम को सभी जो है उनकी कुछ मंडली बन गई थी जो कि उनके साथ गाया करते थे और साथ में जो अब वो जो साथ में गाया करते थे और इतना आनंद उनको आता था कि बीच में ही वो अपनी खजड़ी जो वाद्य यंत्र जिसको बजा करके वो गाना गाते थे, संगीत जो है गाया करते थे, उसको उठा करके वो जो है खड़े होकर नृत्य करने लग जाते थे और साथ में उनके जो मंडली है वो भी उनके साथ ये सब किया करती थी। अब देखिए आगे, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष जो है उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। अब वो संगीत के इतने प्रेमी थे, अब चरम यानी कि उसकी जो सीमा है कि किस प्रकार से वो जो है संगीत के प्रति जो है आकर्षित थे। तो कहते हैं लेखक कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम जो है उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मर गया। उनका एक बेटा था जो कि मर गया था, इकलौता बेटा था। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, क्योंकि उनका जो बेटा है वो सुस्त था। इसी कारण से उनका जो बेटा बाल गोविंद भगत है, देखिए जो बच्चे जो हैं थोड़ा सुस्त होते हैं, जो अपने दम पर अपने कदम पर नहीं चलते हैं, तो पेरेंट्स उनके लिए थोड़ा सा जो है उनकी तरफ ज्यादा उनके लिए सोचते हैं और ये इसीलिए जो है अब उनका जो बेटा था वो सुस्त था, इसीलिए बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो सुस्त था, ठीक है, थोड़ा कमजोर था और कमजोर पर ही जो है उनकी जो सोच थी वो कहते थे कि जो सुस्त और जो इस प्रकार से कमजोर हैं उन पर जो है नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी जो है शादी करवाई थी, तो उन्होंने जो है अपने बेटे की शादी करवाई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, जो उनकी बहू थी, बेटे की बहू, वो भी बड़ी सुंदर थी। सुभग का मतलब सुंदर और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत ही दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। यानी कि जब उनके बेटे की शादी हुई तो उनकी जो पतोहू थी यानी कि जो उनकी बहू थी, उन्होंने पूरा घर संभाल करके अब जो है दुनियादारी से उनको थोड़ा सा छुटकारा दे दिया था। किसको? बाल गोविंद भगत को। ठीक है, उसने अपना बेटा उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब उनका बेटा बीमार हुआ लेकिन लोगों को इसकी कोई खबर नहीं थी, लोगों को फुर्सत ही नहीं थी, किंतु मौत तो उनकी ओर सबकी अपनी ओर जो है सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। यानी कि जब किसी की मृत्यु होती है, अब बीमारी में हम चाहे जाए ना जाएं, लेकिन जब मृत्यु होती है तो सभी लोग जो है देखने जाते हैं, सभी लोग जो हैं उनको हालचाल पूछने जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि जो मौत है वो सबको अपनी ओर खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया है, कौतूहलवश उनके घर चले गए, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, उन फूलों में जो है में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जो है जला दिया था। ठीक है,
एक चिराग यानी एक दिया वहां पर जला रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। अब देखिए बेटा, घर में जवान बेटा मर रहा है और बाल गोविंद भगत जो है गीत अभी भी गुनगुना रहे हैं। लोग देखने आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर वे जो हैं अभी भी गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी लल्ली ललीनता तल्लीनता, यानी कि वो गीत में जो है इतने जो है खो चुके थे। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप करा रही। उनके घर में जो उनकी बहू है, क्योंकि बेटा चला गया, बहू रो रही है, लेकिन गांव की जो स्त्रियां हैं वो बहू को चुप करा रहे हैं, कराने की कोशिश करते हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी जो है अपनी बहू को पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं वो, क्यों कह रहे हैं कि उत्सव मनाने का दिन है? आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गई, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया। तो जब लेखक उनके घर जाते हैं और लेखक क्या देखते हैं कि बाल गोविंद भगत का जवान बेटा मरा है, उन्होंने अपने आंगन में उस पर एक सफेद कपड़ा उस पर लिपटाया हुआ है, कुछ फूल जो वो हमेशा तोड़ कर रखते हैं उनमें से कुछ फूल उन्होंने अपने बेटे पर बिखरा दिए हैं। फिर भी बगल में बैठे, अपने बेटे के मृत शरीर के बगल में बैठे बाल गोविंद भगत गीत को गुनगुना रहे हैं। उनकी जो बहू है वो रो रही है और गांव की जो स्त्रियां हैं वो उन्हें चुप करा रही हैं। अब गीत गाते गाते, अब गीत ऐसे नहीं कि वो जो है बिल्कुल बाहरी मन से, दुखी मन से गा रहे हैं, गीत में उनकी वही जो है जो पहले से वो गाया करते थे, जितने मन से जो है वो गाया करते थे, ऐसे ही यहाँ पर गा रहे हैं। जब लेखक उनके घर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अपनी बहू को भी कहते हैं कि ये तो उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा से मिल गई है। ठीक है, अब लेखक कहते हैं कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये पागल तो नहीं हो गई, क्योंकि ऐसी हरकतें तो पागल ही करता है। ठीक है ना, तो उत्सव मनाने का दिन है, ये सुनकर जो है लेखक ने कहा कि ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चैप्टर है बाल गोविंद भगत, ये इनके कैरेक्टर के बारे में, इनके चरित्र, इनके जो इनका व्यवहार था, इनका व्यक्तित्व था, उसके बारे में है। अब आगे देखेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई। उन्होंने जो है अपने बेटे का जो क्रियाक्रम है वो स्वयं न करके अपनी जो बहू है उनको, उनसे ही जो है आग दिलाई। अब अक्सर होता क्या है, जब बेटा, जब पिता मरता है तो बेटा जो है अपने पिता को क्या देता है, अग्नि देता है, और जब बेटा मर जाता है तो पिता जो है अपने बेटे को अग्नि देता है। लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद जो भगत हैं उन्होंने स्वयं न देकर बल्कि अपनी बहू को क्या किया, अग्नि देने के लिए कहा। अब नेक्स्ट जो आपकी गद्य खंड है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।